जय हिंद दोस्तों। आज इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2023 का महापर्व। ठीक है, कैसे देश को आजादी मिली, आपको किस प्रकार से संघर्ष और किस प्रकार से जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, आजादी के दीवाने, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलर कैंपस के चैनल में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ और आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हमारे जो आजादी के दीवाने हैं उनको ये आजादी बेस्ट लगी। और आप देख रहे हैं एक नया पर्व आजादी। भाई ये सेलिब्रेशन कौन सा है? देखिए, आज 77वां अपना इंडिपेंडेंस डे है। 76 साल आजादी के पूरे होने के बाद आज हम आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। ठीक है, तो स्कॉलर कैंपस में आपका स्वागत है। हम बताने वाले हैं आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक तरीके से जो क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम मंगल पांडे से लेकर और महात्मा गांधी और अपना आयरन मैन ऑफ इंडिया तक। आप देखिए, क्लास कंटिन्यू। देखिए 77 आपका आजादी का पर्व, इंडिपेंडेंस 2023। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है आपका कि भाई ये जो स्वतंत्रता दिवस था वो कौन से नंबर का था, तो आप बता सकते हो कि 77 इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये कौन है? मंगल पांडे। आप जो फर्स्ट शहीद हम कह सकते हैं भारत का, जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। और ये बिगुल क्यों बजा था, इसके पीछे का रीजन क्या था? एक तो हिंदू और मुस्लिम को एक लेके आना, दूसरा किस प्रकार से जो चर्बी वाले कारतूस यूज किए गए थे, किस प्रकार से चर्बी वाले कारतूस मुंह से छीलने पड़ते थे जिस पर गाय और सुअर की चर्बी होती थी। तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी से किन्होंने विरोध किया था इनका? मंगल पांडे जी। ठीक है, आप बोल सकते हो सर मंगल पांडे, भाई ये मंगल पांडे वही हैं जिन्होंने अंग्रेजों की इन्फेंट्री बटालियन कौन सी थी, 34 इन्फेंट्री बटालियन में पार्टिसिपेट किया था। अब इन बता देते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो देख लो 19 जुलाई अकबरपुर में। इंडियन डाइड द अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को। कहां से? बैरकपुर से। मंगल पांडे वाज एन द इंडियन सोल्जर हु अटैक्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स मार्च 29 1807। तो भाई इनको फांसी की सजा कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल को। और इन्होंने आवाज उठाई थी, है ना, ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी इन्होंने कब? अपना 29 मार्च 1857 को। दिस वाज इन द फर्स्ट बिग अपराइजिंग। ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिन्होंने आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई इतना लंबा अत्याचार हो रहा है। अब ब्रिटिशर्स लोग कब आते हैं भारत में, है ना? कब? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1608 में भारत पहुंचते हैं ये। 1608 से लेकर और अब तक 1857 तक, देखो कितने टाइम तक ये लगातार लड़ रहे होते हैं ब्रिटिशर्स, है ना, इंडियन पर अत्याचार कर रहे होते हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता बिल्कुल भी कि भाई हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक टॉलरेंस कंट्री है। ठीक है, सहिष्णुता देश है। कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई असहिष्णुता है, नहीं भाई, सहिष्णुता देश है। और बिल्कुल आजादी जब उनके धर्म के ऊपर बात आई, है ना, हिंदू और मुस्लिम के धर्म के ऊपर बात आई, गाय और मांस जो सुअर की जो चर्बी यूज की गई थी कारतूस में, तो उसके ऊपर जब बात आई, जब उन्होंने हथियार उठाए, तो उनसे पहले जो जिन्होंने हथियार उठाया वो थे आपके मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे। और इनका जन्म मैंने बताया है आपको जुलाई 1827 में। ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिशर्स ऑफिसर के अगेंस्ट हथियार उठाए थे मार्च 29, और इनको फांसी दे दी गई थी अप्रैल 8 1857 में। दिस वाज द फर्स्ट अपराइजिंग टर्म नोन एज द स्पॉय मेटिनी 1857 की। अब इनकी वजह से, इनके हथियार की वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध आप कह सकते हो। एक्चुअल में ये क्रांति बहुत बड़ी और भी हो सकती थी, लेकिन उसका मेन रीजन क्या था कि एक साथ शुरू नहीं हो पाई थी क्रांति, है ना। अलग अलग जगह, अलग अलग
लीडर्स ने लीड किया इस पूरी क्रांति को, लेकिन कम्युनिकेशन गैप मान लो ये एक साथ स्टार्ट ना होने की वजह से अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ इनके ऊपर अत्याचार किया था और इनको दबाने में सक्षम रहे थे। आप कह सकते हो कि भी बैरकपुर से मंगल पांडे ने तो शुरुआत कर दी थी, ठीक है, और बहादुर शाह जफर दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं, कुंवर सिंह बिहार से लीड करते हैं, हजरत बेगम महल लखनऊ से लीड करते हैं। ये सारे के सारे 1857 का रिवोल्ट था और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए भाई, मंगल पांडे द रिवोल्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द न्यू वेपन, और कौन सा वेपन था आपका? इनफील्ड द राइफल थी, मस्कट द फॉर दिस इट्स ट्रूप, जिनको छीलना पड़ता था उनको मुंह से क्रांतिकारियों को। और ये पूरा का पूरा इनफील्ड आप देखते हो, इनफील्ड बटालियन के ये 34 इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही भी थे। Was the revolt of the force British recognition army introduced the new rules was the passage गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस क्रांति के बाद देखो हर 10 साल में रिफॉर्म, अपने आप को तो ये बोलते थे कि हम रिफॉर्म करने आ रहे हैं ब्रिटिशर्स, कि हर 10 साल में सुधार करने आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो रिफॉर्म करने आए थे उसके बाद 1857 के बाद क्रांति के बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनका शासन समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन रूल नहीं बदलते। कहने के लिए तो बहुत ज्यादा ये बोल रहे हैं कि हमने रूल बदल दिया, ये कर दिया, लेकिन बिल्कुल भी रूल नहीं बदलते, सिर्फ नाम चेंज होता है आपका। पहले गवर्नर थे, उसके बाद वायसराय आ गए, और डायरेक्ट बोलते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में शासन ले लिया था, कि इतनी बड़ी क्रांति से वो डर गए थे कि कहीं ये कंपनी संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगी इन सभी चीजों को, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ जाता है 1857 की क्रांति के बाद। आप ठीक, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इस क्रांति के बाद एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन ले लेता है? अपना डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लेते, ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेते, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब यहां तक समाप्त हो जाता है। अब आपके वायसराय जितने भी आएंगे वो सारे के सारे, एंड गेन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कब तक भाई? लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन तक आपका कौन रहते हैं? वायसराय आते हैं भारत में, और डिवीजन ऑफ इंडिया जो डिवीजन प्लान थर्ड जून का, वो भी बताएंगे कि किस प्रकार से दो कंट्रियों में बांटा, किस प्रकार से इंडिपेंडेंट कंट्रीज आपके अलग से शामिल की गई, उसके बारे में देखिए भाई। ये मंगल पांडे, इनको नमन कीजिए जिन्होंने अपनी हंसते हंसते बलिदान दे दिया था, है ना, अपने देश के लिए। आज हम आजादी का पर्व बना रहे हैं, 77 आजादी का पर्व बना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो आजादी मिली है आपको, ये इतनी आसान नहीं है ना। पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान दिए। तो ये तो हमारे कुछ नाम हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। एक जोश जो आप में होना चाहिए कि हाँ देश एक है ना, देश एक है, बिल्कुल आप एक साथ लड़िए अपने किसी भी प्रकार का। जैसे पाकिस्तान कई बार इन्फ्लेशन कर जाता है, इन्फ्लेटरी इन्वेजन हो जाता है, कई बार वो आक्रमण करता है हमारे पे, है ना, तो आप उनके खिलाफ एकजुट रहिए, अपने देश में स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, एजुकेशन कीजिए, नई नई रिसर्च कीजिए, हर तरीके से अपने देश के जीडीपी में योगदान दीजिए, और नमन कीजिए ऐसे वीरों को जो आज हमारे साथ हैं बिल्कुल हैं भाई, इन्होंने बलिदान दिया है, ठीक है, इनकी डेथ नहीं हुई, इन्होंने बलिदान दिया है अपना, अपने देश के लिए, ताकि हम अपने आप को इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। इंडिपेंडेंस है किन की वजह से? इन महान योद्धाओं की वजह से। नेक्स्ट देखिए भाई, अब बात करते हैं एक देवी की जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करती थी, रानी लक्ष्मीबाई। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई कौन है रानी लक्ष्मीबाई? वही 1857 का रिवोल्ट, और किस प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आते हैं लॉर्ड डलहौजी, और ये बताते थे कि भाई कोई भी राजा के यदि उसका आगे का संतान नहीं है जो उसके राज्य को संभालेगा, या किसी ने गोद लिया है, तो उसको जो भी राज्य होगा वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लिया जाएगा। आज उनकी बात कर रहे हैं। इनमें ये भी एक क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, वन ऑफ द ब्रेव वॉरियर्स इंडियन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। ये भी आजादी के लिए, इंडिया की आजादी के लिए लड़ी, और अपने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी इन्होंने देश के ऊपर। 1853 में महाराजा वाद झांसी वाद डाइड, जो झांसी के राजा थे वो, उनकी डेथ हो जाती है, और उनके पुत्र की भी डेथ हो जाती है 3 महीने के बाद। उसके बाद ये एक सन अडॉप्ट करते हैं
और उसकी वजह से जो मैंने अभी बताया था लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स लेके आते हैं कि और रानी लक्ष्मीबाई द fought bravely against the British so the save the empire from the annexation she died fighting the battlefield और हंसते हंसते बैटलफील्ड में ही अपनी जान दे देते हैं और वो जान कब देते हैं 17 जून 1858 एट द इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कैप्टन मोहन सिंह ने रास बिहारी बोस ने एक लीड किया था तो उसकी फर्स्ट यूनिट का नाम जो वुमेन यूनिट थी झांसी यूनिट थी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था और उसको लीड किसने किया था आप कमेंट करके बताइए मुझे प्लीज कि उसको लीड किसने किया था उसकी कैप्टन कौन थी उसके मेजर कौन थे द आफ्टर द वायलेशन द क्वींस ऑफ द झांसी द लक्ष्मीबाई द चाइल्डहुड नेम एज द मणिकर्णिका किनका नाम था भाई रानी लक्ष्मीबाई का मन्नू नाम से भी बुलाते थे इनको ठीक है तो दामोदर राव थे गंगाधर राव और ये सब जो इनके लिए जिन्होंने संघर्ष अपनी झांसी को बचाने के लिए जो संघर्ष किया था ये भी एक हिस्सा थे हमारी आजादी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश में अब हम बात कर रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट लाल बाल पाल लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जी भाई कौन थे बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय द की पीपल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट अब ये स्वदेशी मूवमेंट का क्या रोल है इसके बारे में बताएंगे द एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भाई ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि स्वदेशी मूवमेंट कब से चालू हुआ था तो 1906 से चालू हुआ था कब जब आपको पता है डिवीजन हो जाता है बंगाल का 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा उसके बाद एक्शन लिया जाता है कि भाई डायरेक्ट स्वदेशी एक मूवमेंट चलाया गया था और कब इनको हेडेड बाय किसने किया था दादा भाई नौरोजी द फर्स्ट एमपी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट जिन्होंने द ड्रेनवेल थ्योरी भी लिखी थी अपनी उसमें धन की निकासी का सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडिया में और क्योंकि वहां पर तो सभी डेवलपमेंट है पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर जबरदस्ती हम बताएंगे आपको चंपारण कि किस प्रकार से इंडिगो की खेती यहाँ पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी और वहां पर पूरा का पूरा नील लेके जा रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तो वो भी इन्होंने ड्रेनवेल थ्योरी भी लिखी थी कि इन्होंने दादा भाई नौरोजी एंड द स्वदेशी मूवमेंट वाज अडॉप्ट इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया था द बाइकॉट ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड इन द कलकत्ता सिटी हॉल बाइकॉट रेजोल्यूशन कोलकाता सिटी हॉल में इन्होंने अगस्त 1905 में कि एक आपको पता है अगस्त 1905 जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया था उसके बारे में देखो भी थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं आपको ये आपको पता है पूरा का पूरा आज जो वेस्ट बंगाल देख रहे हो आप ठीक है ये ईस्ट बंगाल होता था और ये कब किया गया वेस्ट पूरा का पूरे बंगाल को कब डिवाइड कर दिया था 1905 1905 में किसने लॉर्ड कर्जन ने ये पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने रीजन क्या दिया गया था रीजन ये था कि भाई हम आपको पूरा का पूरा डिवीजन बंगाल का रीजन क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया था इन्होंने कि हम बहुत बड़े ये स्टेट है पेंसिल स्टेट को इसको संभाल नहीं पा रहे इसलिए हम इनको अलग अलग कर रहे थे लेकिन मेन रीजन क्या था डिवाइड एंड रूल का रीजन था हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना था इनका ठीक है हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना था इनका यही मेन रीजन था कि भाई हाँ यदि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो गए तो इनकी एकता का फायदा उठाया जा सकता है तो आज भी आप देख रहे हो कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत की जो दीवार है वो बनाई जा रही है प्लीज हम एक हैं अखंड भारत है एकता के चित्र में बंधे हुए हैं एक दूसरे से सौहार्द की भावना है हम में तो आप प्लीज मेरा एक तरफ से भी एक संदेश है कि आप एकजुट होकर अपने देश के बारे में सोचिए देश का सेलिब्रेशन कीजिए देश को आगे बढ़ाइए हर तरीके से प्लीज लोग गलत लोगों की भावना में गलत मैसेज की तरफ से
आप एक दूसरे के खिलाफ ना होइए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। तो इसी प्रकार की एक चाल चली गई थी ब्रिटिशर्स ने तब 1905 में। और ये 1905 से लेके और 1947 तक आपका कौन सा ईस्ट बंगाल रहा था, कौन सा रहा था, ईस्ट बंगाल रहा था। उसके बाद भाई पार्टीशन हो गया था 3 जून 1947 में। लॉर्ड माउंट बेटन एक प्लान लेके आते हैं डिवीजन। जब पार्टीशन हुआ तो यहां पर आपका वेस्ट पाकिस्तान और यहां पर ईस्ट पाकिस्तान इसका नाम चेंज कर दिया गया। यहां पर ईस्ट पाकिस्तान इसका नाम चेंज। और पता है आपको किस प्रकार से यहां पर इलेक्शन होते हैं। मुजीबर रहमान जो लीड होते हैं मुक्ति वाहिनी दल के जो नेता, बाद में वो इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं ईस्ट पाकिस्तान में। और जब उनको सीट नहीं दी जाती और यहाँ पर कराची में लाकर इनको कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसके बाद आपका 1971 में एक वॉर होता है जो हम इंडो पाकिस्तान वॉर भी कहते हैं जिसको। उसके बाद इसका नाम क्या बन जाता है, जो आज एक नया कंट्री है, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि किस प्रकार से ये पार्टीशन हुआ था और किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन ने, और फिर उसके बाद इंडो पाक वॉर में ये पूरी की पूरी अलग अलग भारत का डिवीजन। चलते हैं हम वापस अपना सी स्लाइड के ऊपर कि भाई 1906 में एक कल सेशन होता है, दादा भाई नौरोजी उसका रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट, जिसका मेन रोल लीड जो करते हैं वो करते हैं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड द की पीपल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। ये भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है। द वंदे मातरम बिकम वंदे मातरम बिकम द बाइकआउट ऑफ, ये बिकम द बाइकआउट एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ द सॉन्ग। तो जो वंदे मातरम सॉन्ग है आपका, वो सबसे ज्यादा जो बाइकआउट किया गया था ब्रिटिशर्स का, वो वंदे मातरम सॉन्ग प्रचलित कहां पर हुआ था, आपका स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो आप देख लीजिए भाई, लाल पाल और बाल की जोड़ी यहाँ पर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कर दी न्यौछावर। अब चलते हैं आपकी एक नेक्स्ट स्लाइड, चंद्रशेखर आजाद ना, जिन्होंने क्या बोला था जब ये फर्स्ट टाइम, भाई इन्फ्लुएंस बहुत थे महात्मा गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। जब इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया, तो इन्होंने, जब मजिस्ट्रेट ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने बताया था आजाद। ठीक है, इन्होंने अपना नाम क्या बताया था, आजाद। इनके पिता का नाम पूछा गया तो इन्होंने बताया था भाई कि हमारा जो पिता का नाम है वो क्या है, आप बताओ भाई कमेंट करके, स्वतंत्रता। और इनका जब घर पूछा गया था तो वो क्या था, जेल। तो इनके बारे में आज बात करते हैं, जिन्होंने अपने इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, एक एल्फर्ड पार्क है, चारों तरफ से ब्रिटिश आर्मी के द्वारा घेर लिए जाते हैं। आर्मी की बजाय, ब्रिटिश सोल्जर्स की मरने की बजाय अपने आप को गोली मार लेते हैं और अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इनके बारे में आज बात कर रहे हैं। भाई मैं बार बार बोलता हूं कि आजादी हमें ऐसे नहीं मिली। जो आज हम तिरंगा फहरा रहे हैं, जो तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा जो आज हम फहरा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जिनकी वजह से हम अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तो भाई सल्यूट कीजिए हमारे उन सभी जवानों को भी जो आज बॉर्डर पर खड़े हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड अदर पुलिस फोर्स जितने भी हैं, जो देश के लिए अपने, आज सभी आप देखोगे, आप इंडिपेंडेंस टीवी देख रहे हो, मोदी जी का भाषण सुन रहे हो, पूरा का पूरा स्पीच सुन रहे हो, है ना, लाल किले पर तिरंगा फैलाया जा रहा है। लेकिन अब आपके लिए सभी ड्यूटी कर रहे हैं, जितने भी पैड फोर्स हैं, आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, जितने भी फोर्स हैं, उनको सैल्यूट कीजिए प्लीज। अपने घर को छोड़कर आपके लिए रक्षा कर रहे हैं, हमेशा रक्षा करते हैं,
और बॉर्डर पर देश में हर तरीके से, तो उनको भी एक सैल्यूट बनता है। और जल्दी आपकी एक वैकेंसी भी आने वाली है, यदि आपको लगता है कि हमें भी देश सेवा का एक हिस्सा बनना है, तो दिल्ली पुलिस की जल्दी वैकेंसी आने वाली है और आपका स्वागत है। इस प्रकार से हम आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लास देते रहेंगे दिल्ली पुलिस, एसएससी वगैरह के लिए, सभी के लिए। तो जल्दी आप तैयारी कीजिए भाई। देखो देश भावना ऐसे नहीं कि भाई मैंने यहाँ पर बोल दिया कि हाँ मैं देश से प्यार करता हूँ, ये मैं देश की रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं भाई, आप हर तरीके से अपना चाहिए वो आप बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, या बॉर्डर पर आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं लेकिन देश भावना अंदर से मेहनत से आती है, वो एक जज्बा होना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ करना है। हाँ भाई, आज हमने एक इनोवेशन किया है कि रिसर्च की है, कोई किसी जीडीपी में योगदान दिया है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत हम एक नए नए स्टार्टअप बना रहे हैं। आज देख रहे हो इंडिया कितना स्टार्टअप में आगे बढ़ चुका है। तो हर तरीके से हम अपने देश की ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि आप प्लीज सेलिब्रेशन आज पढ़ लीजिए अपना, कि हम देश के लिए हर कदम पर तैयार रहेंगे, हर तरीके से डेवलपमेंट के लिए तैयार रहेंगे। आज उनकी बात करते हैं हम। इनका भाई नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद। द बोर्न कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था जुलाई 23, 1906। ठीक है, इनका चंद्रशेखर तिवारी नाम था इनका असली नाम, लेकिन जब मैंने बताया कि जब भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाते हैं, तो इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? आजाद। He was in the deeply influenced by non-cooperation movement started by the महात्मा गांधी जी। देखो गांधी जी से काफी नेता इन्फ्लुएंस हुए थे, राष्ट्रपिता भी कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन इन्होंने देखो इनका अलग तरीका था, गांधी जी का अलग तरीका था। आपको भी पता है कि किस प्रकार से आजादी मिल सकती है इनके बाद। एंड the participation in the movement was arrested by the British authorities and the produced before the magistrate। जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने रख लेके आया गया तो मजिस्ट्रेट आइडेंटिफाइड अनाउंसमेंट इज नेम, तो इन्होंने अपने नाम क्या बताया था भाई? आजाद नाम बताया था। अपना नाम क्या बताया था इन्होंने? आजाद, कि भाई मैं आजाद हूं। नाम क्या बताया इन्होंने? आजाद नाम बताया आपने। एंड इनके फादर्स नेम पूछा गया इनसे, तो इन्होंने नाम बताया अपना स्वतंत्रता। क्या भाई, क्या जवानी रही होगी वो, क्या जोश रहा होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने भी, और वो भी गुलाम होके, देख रहे हो आप, गुलाम होके इस तरह की बातें। तो एक ये इससे पता चलता है कि हाँ हम क्या जज्बा रहा होगा इनका। और इसीलिए इन्होंने देख लो आप, इनकी जो पिक्चर देख रहे हो हम, आप इनमें भी देख लो अलग ही रौनक दिखाई देते कि हाँ भाई हाँ कुछ ना कुछ बात तो थी। स्वतंत्रता, फ्रीडम एंड द प्लेस ऑफ द जेल। उन्होंने अपना जो जन्म स्थान बताया, वो क्या बताया? जेल के मेरी घर है जो मेरा, वो मेरा जेल है। ठीक है, यही मेरा जीवन है। एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज डायरेक्टली कॉल्ड बाय द महात्मा गांधी। जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो एक घटना घटती है और गांधी जी उससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो घटना कौन सी होती है? चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था? ये चोरी चोरी इंसिडेंट आप कमेंट करके बता सकते हो। चोरा चोरी इंसिडेंट कब स्टार्ट हुआ था? 19 में आप डेट बता सकते हो कि कब, तो मैं बता देता हूं, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। 5 Feb 1922। तो लगभग पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है और ये उससे गांधी जी बहुत हाथ होते हैं। लगभग 40 पुलिस वाले की डेथ हो जाती है यहाँ पर। लेकिन देखो ये अलग बात थी, चलो हिंसा तो किसी भी तरीके का एक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ही बिलीव दैट द नॉन वायलेंस मेथड वाज नॉट एनफ। जो ये बात बोली यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने, द ऑब्टेन द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, कि भाई नॉन वायलेंस मेथड ही काफी नहीं है इनके लिए। आजादी यदि लेनी है तो हमें हथियार उठाने ही होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है जहां तक, तो भी दोनों तरीके से इन दोनों का एक बहुत बड़ा रोल आजादी के लिए, एक बहुत बड़ा बलिदान रहा है दोनों लीडरों का। लेकिन मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी आसानी से तो नॉन वायलेंस मेथड से ब्रिटिशर्स नहीं जाते। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई गांधी जी के चरखे से भी आजादी आई है, मेरा ये मानना है, और चंद्रशेखर आजाद की बंदूक से भी। तो आप क्या कमेंट करके हो? प्लीज आप कैसा मानते हो कि आजादी कैसे आई है? आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये आपकी देखते हैं कि किसको क्या लगता है।
फिर से बात करते हैं इफ येट यूर ब्लड डज नॉट ड्रेन तो द वाटर फ्लोज यूर वेन। इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपका यदि दिल, आपकी जो नसों में जो ब्लड है, यदि वो देश के लिए नहीं खोल रहा है एक तरीके से, ये देश के लिए नहीं है, तो आपकी नसों में क्या है, पानी भरा हुआ है। ये बात किसने बोला है, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये वो बात है। द आजाद 1928 द आजाद वाज द इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन ऑफ द सैंडर्स। तो जेपी सैंडर्स के जो हत्या में ये शामिल थे। द ब्रिटिश पुलिस एंड द ऑफिसर्स। सैंडर्स कौन था भाई, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था, और इसी की हत्या में कौन भी शामिल थे, आपके चंद्रशेखर आजाद, आपके फ्रीडम फाइटर, एक बलिदानी बहुत बड़े। ठीक है, द ग्रेट द रिलेशन द लाठी चार्ज ऑफ द लेड द केस ऑफ द डेथ ऑफ द इंडियन नेशनल लीडर लाला लाजपत राय। आपको पता है कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। साइमन गो बैक के नारा जब दिया गया था तो उस टाइम लाठी चार्ज कर दिया गया था, और हमारे जो महान क्रांतिकारी थे उन्होंने एक बात बोला था कि मेरी कब्र पर खुद ही एक किल का बदला आने वाले फ्रीडम फाइटर लेंगे। तो किन्होंने लिया था फिर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और पूरी टीम ने लिया था, एचआरए की पूरी टीम ने लिया। एंड द फरवरी 27 1931 we were tipped and the police about the Azad present and the अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। ये एक घटना, अल्फ्रेड पार्क में इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और ये अपने आप को गोली मारकर आजाद कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता कि आजाद थे, आजाद रहे और आजाद रहेंगे। इनका एक नारा था कि भाई मैं आजाद हूं, आजाद ही। फिर से बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी भाई अलग ही कहानी थी। ये भी एचआरए के मेंबर थे, अपने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था उनका एक। इनका जन्म कब होता है, 11 जून। ठीक है, बर्थ द राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। तो ये आपने सॉन्ग भाई ज्यादातर मूवी देखी होगी, है ना। भगत सिंह मूवी में भी बोला गया था कि ये मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सॉन्ग गाया गया था, और ये इस तरह की स्पीच दी गई। द राम प्रसाद बिस्मिल हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान। इन जो एचआरए के में फाउंडर में से एक, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए, एंड 1924। ये आपका क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एचआरएस से कब हुआ। इसके बाद एचएस विच इन द लेटर बिकम द हिंदुस्तान सोशलिस्ट। अब जो सोशलिस्ट एक शब्द जोड़ दिया गया था, रिपब्लिक एसोसिएशन, बैच एचएसआरए हो गया था। द काकोरी कॉन्फ्रेंसेस, काकोरी कांड कब होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। The most of the found the collection, the revolutionary activities that done, the robberies, the government, and the line with the same Kokari train, and the Lucknow was done by the 1925। और ये भाई 1925 ये 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी। क्या घटना थी भाई, पूरी ट्रेन को लखनऊ के पास ये पूरी ट्रेन लूट ली जाती है। ठीक है, और जिसमें से ये सारे के सारे जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, क्रांति लड़ने के लिए भाई वेपन्स की जरूरत पड़ती थी, पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो हथियार वगैरह और जो धन वगैरह लूटा गया था पूरी ट्रेन में, ये इनमें से एचआरए की एक, एचएसआर की एक टीम थी पूरी की पूरी। और ये कब ये घटना घटी थी, कई बार एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपका। अब the HRS the plan the shooting the JP Sanders and the policeman and the Lahore in 1920 and killing the Lala Lajpat Rai। कि भाई 1920 में जब साइमन गो बैक के नारे, साइमन गो बैक जब साइमन कमीशन बन के आता है 1927 में बन के आता है, भारत कब पहुंचता है 1928 में। और ये रिफॉर्म करने के लिए आते हैं। तो भाई रिफॉर्म क्या है कि भाई भारत में नहीं रहे, पूरी की पूरी एक टीम आ गई भारत में कि भाई हम आपके लिए सुधार करके देंगे, हम आपके लिए कानून बनेंगे। अब वो लोग जो भारत में रहे नहीं, कभी भारत की समस्या नहीं जानी उन्होंने, तो कैसे सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए इनका विरोध किया गया था, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। और उस टाइम पे ऑर्डर पास कर दिया गया था लाठीचार्ज का, जिसमें डेथ किसकी हो जाती है, एक क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी। और उन्हीं का ही बदला जिन्होंने ऑर्डर किया था सैंडर्स की, ये हत्या
और इसी हत्या के बाद में इनको जेल की फांसी भी हो गई। तो भाई आप कमेंट कर दीजिए जय हिंद के नारे से, क्योंकि मुझे तो एक ही आज आवाज सुनाई दे रही है, बस सिर्फ जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम जय हिंद। तो प्लीज आप कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्लास को। द सेलिब्रेशन 77 इंडिपेंडेंट डे 20 भगत सिंह के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। भाई एक महान क्रांतिकारी, फिर से जिनके पूरा का पूरा परिवार ही, अजीत सिंह जी, इनकी माता विद्यावती जी, ठीक है, उनके पिताजी, पूरे के पूरे, एक तरीके से मैं बोलूंगा आपको कि पूरा परिवार ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहा था, इंडियन फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। पूरा का पूरा परिवार फाइट कर रहा था, आंदोलन में भाग था पूरा का पूरा परिवार का। और ये इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? अपने चाचा अजीत सिंह के, ठीक है, जो जिनकी डेथ देखो, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी वो अपना बलिदान देके चले गए ताकि हम खुश रह सकें। इनकी डेथ कब होती है? 15 अगस्त 1947 की सुबह से। मतलब ये आजादी तो दिला देते हैं, लेकिन आजादी की सुबह नहीं देख पाते। वो सुबह किन के लिए छोड़ गए? हमारे लिए छोड़ गए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए छोड़। द भगत सिंह वॉज द बोर्न September 28, 1907 में, द डिस्ट्रिक्ट लायलपुर, और ये पंजाब, अभी तो पाकिस्तान में है, लायलपुर जिला है, वहां पर इनके एक बंगा नामक गांव में इनका जन्म होता है। द 1924 द कानपुर हैज बिकम द मेंबर ऑफ, कब ये मेंबर बनते हैं? 1924 में, और किसके? HRA के मेंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर। इन 1928 भगत सिंह द चेंज द नेम द ऑफ द, भगत सिंह ने इनका क्या कर दिया था? नाम चेंज कर दिया था। क्या बना दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम बना दिया। भाई एक पूरे समाज को भी जोड़ना चाहते थे अपने साथ, कि हाँ भाई ये समाज है, ये चल रहा है, अपना ये भी चलता बना रहे, तो समाज को भी लेके आइए। 23 मार्च इज ऑब्जर्व द मार्टियर डे। देखो आप कई बार न्यूज में देखने को भी मिला कि भाई RTI में इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है, इतने बड़े जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी की सजा सुना दी है। सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम भी फेंका था कि ताकि ब्रिटिशर्स के कान खुलेंगे, भाई हमारी भारत की जनता तक आवाज पहुंचे कि सब यूथ एक होकर आजादी के लिए लड़े। और उनको बड़ी दुखद बात है ये, देखो मैं आज 15 अगस्त है, फिर भी मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि बड़ी दुखद बात है, इस देश का दुर्भाग्य बोलूंगा मैं तो, कि हमें इनका नाम बहुत कम ही पढ़ाया गया, हमें इतना नहीं बताया गया भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, ये लाला लाजपत राय जी के बारे में, छोटे छोटे टॉपिक जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो प्लीज आप इनके बारे में जाने, इनके बारे में पढ़े, देखो इनकी जर्नी, तो आपको भी पता लगेगा हाँ भाई कि किस प्रकार से हमें आजादी मिली। That's the military, the tribute to freedom fighter the भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। मार्टियर्स डे एक ट्रिब्यूट के, तीनों हंसते हंसते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला के नाम गाते गाते, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते देते हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए लड़े। इनका एक ही मैसेज था, इनका कहना भी था कि भाई हम, आपने मुझे तो कुचल सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। और एक और जो जेल में बैठे बैठे इन्होंने एक कोट लिखा था कि जब मैं इश्क लिखने जाता हूं तो मुझे आजादी नजर आती है, स्वतंत्रता लिख देता हूं। तो इस प्रकार से ये एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जो अपने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी ना। तो आप देखिए कि भाई आप कितने साल के हो, और अब देखिए अपने देश को कितना आपने देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड द ट्रिब्यूट द फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। देखिए भाई एक क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, और इनके नाम से तो मुझे पता है कि देश देश में बच्चा बच्चा सभी इनके नाम से वाकिफ है, भगत सिंह के। इन 1926 द फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। कई बार ये आपके क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, दिल्ली पुलिस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भाई नौजवान भारत सभा किसने एस्टेब्लिशमेंट किया था, इसका किसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? ये तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। 1928 में लाला लाजपत राय डाइड ड्यू टू द असिस्टेशन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन लाहौर।
तो भाई उनकी डेथ हो जाती है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। ये क्वेश्चन भाई मैसेज था एक तरीके से जगाने का ब्रिटिशर्स को। ये किसी के ऊपर हत्या करने का या किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने का एक प्लान नहीं था इनका। इनका मेन मकसद था कि आवाज भारत के हर कोने तक पहुंचे, ब्रिटिशर्स के कान खोले कि भाई हमने जो बिल आपने जो लेके आए हैं पब्लिक सेफ्टी बिल और ये सब चीजें, इनको आप बैन कीजिए प्लीज। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पासिंग द टू रिप्रेसेस बिल। कौन कौन सा भाई? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, और ये देख लीजिए कोट आपका, द व्यक्तियों को कुचलकर आप उनके विचार नहीं मार सकते। जो मैसेज इनको देना चाहा था, जैसे बम बनाने का एक मैसेज आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा पूरे देश जो हमारे एडिटर्स होते हैं वो लिख लेते हैं और पूरा हर फॉर्मूला बम बनाने का पूरे के पूरे समाज में फैल जाता है, पूरे देश में फैल जाता है, हर कोने में। और एक उन्होंने स्पीच भी दी थी कि अब ये जो विचार है, जो मेरी जो डेथ है, जो बलिदान है, वो जाहिर नहीं जाएगा, ये हर एक देश तक मैसेज पहुंचेगा। तो प्लीज आज भी उनके बलिदान को आप जाहिर ना जाने दें, अपने देश के प्रति आप बने रहिए। मैं तो बार बार आज सेलिब्रेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या जोश होना था। युवाओं को देखता हूं मैं आज कि भाई आप देखोगे लेफ्टिनेंट, देखोगे आपने जो एनडीए के थ्रू जाते हैं, सीडीएस के थ्रू जाते हैं, ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर देख लीजिए, दिल्ली पुलिस, ऐसे जो भी ऑफिसर जाते हैं, देश के प्रति एक लगाव, उनका काम करने का तरीका बहुत बेहतर होता है। ठीक है, तो वो आज देश भावना कहां से आते हैं? इन जैसे बलिदानों, जो क्रांतिकारी हैं, जो इन्होंने वास्ते बलिदान दे दिया, इनकी वजह से। अब बात कर रहे हैं हम सही किस प्रकार से इनकी डेथ होती है। द वायसराय इरविन, लॉर्ड इरविन के बारे में, द एक्सलेशन द ट्रायल सिंह, एक्सलेट द ट्रायल सिंह, द अदर्स एंड द स्पेशल ट्रिब्यूट वाज द फॉर्म। स्पेशल ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जाता है इनके लिए और इनकी ट्रायल कंटिन्यू चलती है कि भाई अब तो हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए कुछ करेंगे। द फेवरेट सॉन्ग मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग मेरा रंग दे बसंती चोला। आप ये गाना आपको सबको पता होगा कि भाई ये जो सॉन्ग है, ट्रिब्यूनल वाज इन द एक्सीलरेशन द ट्रायल द सिंह एंड द अदर्स, द ट्रायल ट्रिब्यूनल्स वाज द फॉर्म एंड द मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला हेडेड द इफेक्ट ऑफ द यूथ। ये पूरा जो सॉन्ग है किस प्रकार से फांसी पर हंसते हंसते कुर्बान हो गए थे देश के लिए, फांसी पर चढ़ गए थे, है ना। और एक यही गाना गूंज रहा था पूरे के पूरे जेल में। एंड देन October 7, 1930 द वर्डिक्ट द लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, और इनको सजा मिल जाती है लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में। द डिलीवर द ट्रिब्यूनल कंक्लूड विद द एग्जीक्यूशन। कौन कौन सा भाई? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, तीनों को फांसी दे दी जाती, तीनों को फांसी दे दी जाती। और 23 मार्च 1931, 23 मार्च की एक ऐसी घटना जो बहुत ही दुखद थी। लेकिन एक देखो, जब ये फांसी पर आया था तो उनकी माँ की आंखों में पानी आ जाता है। तो भगत सिंह का ये कहना था कि माँ आप भी यदि इस प्रकार से आंखों में पानी लेके आओगे, विद्यावती जी की आंखों में पानी आ जाता है, बोलते हैं कि भाई माँ यदि देश के लिए मैं बलिदान दे रहा हूँ और यदि आपके आंखों में पानी आ गया तो दुनिया या देश जो भारत है कि भाई उसकी जो लड़का है वो एक तरीके से, मतलब आप तो वीर, ऐसी माँ है जो अपने बच्चे का बलिदान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी माँ को नमन है। और जितने भी जो भी हमारे देश के जितने भी फौजी जो शहीद हुए हैं उनके माओ को मैं भी नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि ऐसे जवानों को उन्होंने जन्म दिया जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए शहीद हुए और अभी भी ये बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। ठीक है, तो एक माँ के लिए बहुत दुखद है ये सब चीजें है ना, लेकिन अपनी माँ के लिए मैं कहता हूं कि क्या उनको प्रणाम करे, उनसे भी बड़ा योगदान है जिन जो भी शहीद हुए हैं उनकी माँ के लिए। तो ये इतना आसान नहीं होता भाई, कह देते हैं हम कि भाई ये वो सब कुछ आसानी से है। अपने बच्चे का बलिदान देना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो हंसते हंसते हुए माने का था, बेटा कोई बात नहीं, यदि मेरी आंखों में पानी गलती से आ गए तो खुशी के आंसू थे,
लेकिन गलती से आएगा तो मैं ऐसा नहीं समझूंगी कि मेरा बच्चा, फिर से मैं बोलूंगा कि एक लड़का या एक बच्चा यदि मेरा देश के ऊपर कुर्बान हो रहा तो हजारों साथ मेरे साथ खड़े हैं, और ये हकीकत भी थी। फिर आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा का पूरा भारत एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ता है। तो 23 मार्च 1931 the 7 p.m. the Singh and the Rajguru and Sukhdev were hanged, and the continued the rise the slogan Inqilab Jindabad, Inqilab Jindabad, down the with the unions and the jack and down the British Empire, the cheerfully हंसते हंसते हुए शहीद हो गए। ये एक ऐसी जर्नी, एक महान योद्धाओं की जर्नी थी। इंडिपेंडेंस डे, फिर हम बात कर रहे हैं नेताजी की, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, है ना। उन्होंने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी जो भगत सिंह के बाद या भगत सिंह के साथ भी इन्होंने देखने को मिलते हैं हमें। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में, और इस डे को हम क्या, कौन सा डे बनाते हैं, आज पेमेंट करके बताइए, नेशनल यूथ डे। कौन सा डे बनाते हैं भाई, नेशनल यूथ डे। The England appear in the Indian Civil Service Competitive Exam। इंग्लैंड में अपीयर हुए 1920 के इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में, और इनकी कौन सी रैंक आई थी, 4th रैंक थी, ठीक है। इनका कौन सा रैंक था, आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज में 4th रैंक। लेकिन इनको लगा कि नहीं भाई, ये मैं सर्विस ज्वाइन नहीं करूंगा, रिजाइन देते हैं वहां से और अपने देश वापिस आते हैं, और फिर योगदान किस में, आजादी, है ना। केम आउट फॉर द ऑर्डर ऑफ द मेरिट 4th रैंक। 23 इज द बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ, कहा भाई, कब इलेक्टेड होते हैं ये, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, कहां पर, वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वेस्ट बंगाल। The boss took over the elected president, the Indian National Congress। देखो ये एक ऐसा नाम, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, एक ऐसा नाम था इनका, क्योंकि किस प्रकार से इन्होंने आजादी लड़ी देश के लिए, अलग अलग जगह गए, आईसीएस की रैंक ली 4th, और फिर वहां से ज्वाइन किया, भारत आते हैं, भारत में प्रेसिडेंट बनते हैं बहुत कम समय में, ठीक है। ये और इनकी नॉलेज की तो भाई मैं, आप बोलोगे मुझे स्वामी विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो अलग पता नहीं क्या लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम इस देश के लिए। इन जैसे इनके बलिदानों के लिए हम 1% भी बलिदान नहीं कर रहे अपने देश के लिए, कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, द टुक ओवर द इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाते हैं नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 में हरिपुर में। ये हरिपुर एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था आपका क्वेश्चन कि ये हरिपुर कहां पर है भाई, जो फर्स्ट कहां पर थे, ये आप कमेंट करके भी बता सकते हो मुझे कि भाई हरिपुर कहां पर है। ये है गुजरात, ठीक है, ये है आपका गुजरात। द बोस वाज द रिलेक्टेड 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, और ये है आपका मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। एंड द रिजाइन क्यों दे देते हैं, द प्रेसिडेंसी एंड द फॉर्म द ऑल इंडिया आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। देखो भाई रिजाइन क्यों देते हैं, जब ये आपका हरिपुर अधिवेशन में इलेक्शन होते हैं, तो जब कांग्रेस में क्या सिस्टम होता था, अभी थोड़ा बता देते हैं आपको इनके बारे में। एक CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आपको पता है कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1885 में। तो हर साल तो फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बैनर्जी रहते हैं, और ये एस्टेब्लिश किया जाता है आयरलैंड के ओलन एक्टिव ह्यूम के द्वारा, AO ह्यूम के द्वारा। ये आयरलैंड के होते हैं भाई, ये ICS ऑफिसर होते हैं ब्रिटिश इंडिया में ICS ऑफिसर होते हैं। ये
किसका, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जी रहते हैं। इसी प्रकार से हर सेशन में एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और वो प्रेसिडेंट क्या करता है, जब भी अपना, जब गांधी जी 9 जनवरी 1950 में साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं, तो ये गांधी जी पार्टिसिपेट भी करते हैं और जो बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 का, ये लीडर भी रहते हैं वहां पर। एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद ये कांग्रेस में नहीं बनते कभी भी लीडर या प्रेसिडेंट नहीं बनते। तो गांधी जी को बहुत बड़ा नेता तो है ही या थे ही गांधी जी उस टाइम पे। तो जो भी काम करना होता था ये गांधी जी से राय लेते थे सभी जितने भी लीडर बनते थे। गांधी जी के आने के सेशन के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अब ये लीडर जो परमिशन लेते थे इनसे, तो जब हरिपुर में सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में गांधी जी अपना एक मेंबर नॉमिनेट करवाते हैं, पार्टिसिपेट करता है, उनका इलेक्शन लड़ता है, जिनका नाम था पीटाबी सीतारामैया जी। ठीक है, और इस तरफ से भाई सुभाष चंद्र बोस जी का भी बड़ा एक वर्चस्व होता है, बड़ा योगदान होता है, हर जगह नाम रहता है और ये काम भी बेहतर कर रहे होते हैं कांग्रेस में। तो उस टाइम में दोनों के बीच इलेक्शन हो जाता है। एक तो गांधी जी के मेंबर जो पीटाबी सीतारामैया थे, ये और सुभाष चंद्र बोस, इनके बीच में इलेक्शन होता है। अब ये इलेक्शन है कौन सा, त्रिपुरी का जो इलेक्शन है वो सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं और जो गांधी के कैंडिडेट थे, गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पीटाबी सीतारामैया, हार जाते हैं। तो अब गांधी जी बहुत नाराज हो जाते हैं और मैंने जैसा कि बताया आपको, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जब ये प्रेसिडेंट चुने जाते हैं त्रिपुरी के, तो गांधी जी से ये राय मांगने होते हैं कि भाई गांधी जी आगे कैसे काम करेंगे। तो गांधी जी इनको सजेशन देने से या एडवाइस देने से मना कर देते। अब भाई सुभाष चंद्र बोस जी को भी लगता है कि भाई गांधी जी मुझसे नाराज हैं, तो क्यों मैं ये पद ही त्याग देता हूं। तो ये पद से रिजाइन दे देते हैं अपना 1939 में, अपने पद से रिजाइन दे देते हैं और अपना एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टेब्लिशमेंट करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्टेब्लिशमेंट इस कारण से होता है। ठीक है, और यहां पर जब ये रिजाइन दे देते हैं तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, एक तो कई बार ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो भाई मैं आपका बता रहा हूँ, यूपीएससी हो, आपका एसएससी हो या अपना जो भी कॉम्पिटेटिव जीडी या एग्जाम है जितने भी, ये आपके रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो डायरेक्ट कई बार ये भी पूछा गया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने कर दी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब की, 19, ये डायरेक्ट भी एग्जाम में आया है भाई। त्रिपुरी में कौन अध्यक्ष थे, कौन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, या हरिपुरी में किसने लड़ा था चुनाव, इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गांधी के कैंडिडेट कौन थे, इस प्रकार से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा आप, आपको लगेगा हाँ भाई यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है। और मैं तो ये बोलूंगा आप रात दिन पढ़िए भाई। ठीक है, सिलेक्शन आपका ऐसे नहीं होता आसानी से, इतना आसानी से नहीं होता है। आप जब तक, क्योंकि लगातार आप कंपटीशन ज्यादा है, आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो जो बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है मान लो, और जो बच्चा दो घंटे पढ़ रहा है, तो उसका क्या कसूर है बताइए 10 घंटे पढ़ने वाले, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए अपना। बस मैं तो जब भी क्लास लेता हूँ या ऑफलाइन जो हमारा बैच होता है दिल्ली एसएससी के लिए, जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं यहाँ पर, उनमें मैं बच्चों को सिर्फ इतना बोलता हूँ कि भाई आप क्यों, जो अब फिलहाल जो आपके टारगेट है वो सिर्फ आपका माँ बाप भाई बहन सब आपके बुक हैं, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जब तक ये लक्ष्य हासिल ना कर लो आप पीछे मुड़ कर ना देखें। बस कहने का मतलब ये है, आपका जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया साइट है उनके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, लेकिन ये है कि बस एग्जाम तक आप उनसे थोड़ा दूर रहे और फिर ज्यादा जब सिलेक्शन ले लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते। ठीक, तो भी इस प्रकार से आपका जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई और गांधी जी से ये नाराज हो गए थे। लेकिन बाद में देखोगे आप स्पीच में मैं बताऊंगा भी आपको कि राष्ट्रपिता भी कहते हैं, है ना। और ब्रह्मा में जब वो रेडियो पे होते हैं तो सबसे पहले संबोधित फादर ऑफ नेशन के कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं। ऐसी नाराजगी नहीं थी, गांधी जी को लगा था कि भाई
मेरा लीडर यदि खड़ा हो रहा है तो क्यों फिर ये सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं खड़ा होना चाहिए था, ऐसा उनका शायद मानना होगा, या फिर कोई हो सकता है अदर बात। तो भाई ये आपको समझ में आ गया होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने क्यों रिजाइन दिया था। और फिर रिजाइन देने के बाद जो त्रिपुरा में जो प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर, आप बता सकते हो कमेंट करके कि कौन बना था प्रेसिडेंट फिर कांग्रेस का, जब सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन दे देते। एंड द प्रेसिडेंट एंड द फॉर्म द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र। देखिए भाई, he gave the famous स्लोगन जय हिंद और दिल्ली चलो। आप जय हिंद का नारा मैं भी बोलता हूं भाई, जय हिंद कमेंट करके लिखिए आप। आज सेलिब्रेशन है 77 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, तो आप बताइए कि ये जो स्लोगन है, देखो आपको पता भी चल गया आज कि जय हिंद का नारा किसने दिया है, और शायद पहले भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये जय हिंद का नारा आपका किसने दिया भाई, सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो, ये अपने जितने भी आर्मी, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर थे जो ब्रिटिश या कैद थे वहां पर, उनको बताया गया था भाई चलो दिल्ली चलो, अब हम वहां से करते हैं। सपोर्ट फ्रॉम द नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी से उनको सपोर्ट मिला था। इवन द एडोल्फ हिटलर, और देखिए हिटलर ने ही इनको, जब हिटलर की जर्मनी में जाते हैं, ऐसे ऐसे तो बोला जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी यहाँ ही से एक नाम नेताजी मिला था एक्चुअल में तो, ठीक है। और इधर सुभाष चंद्र बोस द मीटिंग विद द हिटलर, ये देख लीजिए हिटलर की पिक्चर, और ये हमारे नेताजी देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस, आपके पिक्चर में साफ साफ दिखाई दिया जा रहा है। द बोस गिवन द हॉरिफिक द टाइटल द नेताजी इन जर्मनी, जर्मनी में इनको नेताजी का टाइटल मिलता है 1942 में, इंडियन सोल्जर ऑफ द इंडियन लेजेंड एंड द ऑफिशियल द स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडियन बर्लिन, ठीक है। स्पेशल ब्यूरो की स्थापना भी करते हैं, कहां पर करते हैं ये, बर्लिन में, जर्मनी, ठीक है। ये भी आप कई बार आपका एग्जाम में आता है। देखिए मैं आपको एक स्टोरी बेस बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस हुआ है, ठीक है। आजादी का जो लड़ाई आज पर्व है उसके बारे में, लेकिन ये साथ साथ हम आपके एग्जाम से रिलेवेंट भी करवा रहे हैं। प्लीज आप कल परसों की बात है कि बच्चों ने बोला सर जीएस याद नहीं होता, मैं भाई जीएस की गारंटी हमारी है आपकी, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में तो भाई लगभग देख लो 60 नंबर की, यदि कंप्यूटर भी 10 नंबर का मिला दिया जाए तो 50 नंबर का आपका जीके जो जनरल नॉलेज, और मैं बोलता हूँ जीएस मतलब जनरल स्टडीज, ठीक है, ये आता है पूरा का पूरा आपका। तो आपको जीएस इससे बाहर नहीं आएगी। दिल्ली पुलिस की या आप एसएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सीएचएसएल या स्टेनो जो भी है, ठीक है, या सीजिल, इससे बाहर आपका जीएस नहीं आएगा। हम इस तरीके से, आप हमारी क्लास ऑफलाइन भी चलती हैं और ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब पे भी स्कॉलर कैंपस कंपटीशन या स्कॉलर कैंपस बाय अभिषेक सर, ये सारे के सारे आप इन पे देखते रहिएगा, कंटिन्यू क्लासेस आती रहेंगी। द बेस ऑन द 6 जुलाई 1944 द एड्रेस द महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है आपसे पूरा का पूरा। 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी जी को इन्होंने संबोधित किया था द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से। द फॉर्मेशन ऑफ द आजाद हिंद गवर्नमेंट, किसका फॉर्मेशन किया भाई, आजाद हिंद, उनके द इंडियन नेशनल आर्मी 21 अक्टूबर 1943। तो भाई आजाद हिंद फौज का गवर्नमेंट का ये फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये लगभग आपका 21 अक्टूबर 1943 में इनको जो हैंड ओवर करते हैं जो आर्मी, ये पूरी की पूरी आपकी आर्मी कौन करता है इनको, ये रास बिहारी बोस जी जो भी इंडियन लीडर होते हैं वो ही करते हैं, ठीक है। लगभग अब देखिए भाई, ये जो हिटलर से मीटिंग करते हैं और देखो पूरे के पूरे हिटलर का पूरा सपोर्ट रहता है इनका, पूरा का पूरा बर्लिन में भी एक ब्यूरोक्रेट
ये पूरा का पूरा अपना यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करते हैं ब्यूरोक्रेसी का, और एक तरीके से स्पेशल ब्यूरो फॉर द इंडियन बर्लिन का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर भी कर। एंड 1914 द रास बिहारी बोस 1941 में हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ द आईएनए, इंडियन नेशनल जो आर्मी होती है आपकी, नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी को हैंड ओवर कर देते हैं। एंड द सेपरेट द वुमेन यूनिट, ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और अलग से एक वुमेन यूनिट बनाते हैं, द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट अलग से एक यूनिट बनाते हैं। एंड द नेम आफ्टर द रानी लक्ष्मीबाई, हेडेड द कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। और भाई ये लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टन जो है, वो जो इनका एक नाम और भी है, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। एंड द सीन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया, तो इस प्रकार की अलग से वुमेन यूनिट पूरे एशिया में कौन फर्स्ट टाइम कौन बनाते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस कौन बना रहे हैं। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, जय हिंद का नारा इनसे लगभग जुड़ा। उसके बाद द मोस्ट फेमस कोट, गिव मी ब्लड एंड thus आई शैल गिव यू अ फ्रीडम, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू अ फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक ऐसा नारा किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, कि भाई आप हमारे साथ आइए हम आपको आजादी देंगे, ये सच। एंड द बर्मा द जुलाई 4 जुलाई 1944 में इन्होंने ये नारा कहां से दिया था, बर्मा से। एंड 44 द इंडियन ट्राई कलर द रेस, कई बार हम एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि भाई फर्स्ट टाइम भारत में स्वतंत्रता का जो झंडा है, आजादी का जो झंडा है, वो कहां पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका। तो मणिपुर स्टेट में हमने स्वतंत्र सुभाष चंद्र बोस जी ने फर्स्ट टाइम, इंडियन नेशनल आर्मी ने ये फ्लैग कि फहराया था, झंडा फहराया था भाई, द फर्स्ट टाइम इन द टाउन्स ऑफ द वेरन एंड द मणिपुर बाय द आईएनए ट्रूप्स, जो आईएनए ट्रूप्स थे, आईएनए सोल्जर्स की जो टीम थी, इन्होंने स्वतंत्रता दिवस का जो फर्स्ट झंडा है वो फहरा दिया था 1944 में ही। ही डाइड, और भाई ये जो घटना मैंने बताई है यहाँ पर 18 अगस्त 1945 में द प्लेन क्रैश हो गया था उनका, द जापानीज द रूल फॉर्म में फेमस द टाइप, जिस टाइम पर जापानीज रूल ताइवान के ऊपर जापानीज का कब्जा था, और ऐसा माना जाता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया था। ये मैं तो मानूंगा ये एक बनाई हुई इमेजिनरी घटना है पूरी की पूरी, ऐसा हुआ नहीं था। ये आप भी कमेंट करके बताइए कि ऐसा ये सच में ही हुआ था, आपने कहीं पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा हुआ था, ज्यादातर बुकों में ऐसा ही लिखा गया है, लेकिन ये प्लेन क्रैश की घटना नहीं थी दोस्तों, ये सोची समझी चाल थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की। या फिर एक ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना भेष बदलकर अपना, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि वो भेष बदलकर, ऐसा कई राइटर्स लिखते हैं कि उन्होंने भेष बदलकर कहीं अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए थे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये एक अलग ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक चाल रही हो, जिनको एक घटना का नाम दे दिया गया प्लेन क्रैश का। अब भाई इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का भी है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का। इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो गांधी जी, मैं तो आपको जन्म दिवस का तो पता ही होगा, ये भी नेशनल हॉलीडे होता है 2 अक्टूबर, ठीक है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट इज नोन है द गांधीयन एरा, ठीक है। गांधीयन एरा कब से कब तक माना जाता है, 1915 से और 1947 तक पूरा गांधी एरा माना जाता है। ये पूरा टाइम आपका, क्योंकि गांधी जी आते हैं इस टाइम पे 9 जनवरी 1915, और 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को क्या डे बनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एनआरआई डे बनाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन अप्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि उस दिन ही साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए थे गांधी जी। साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, आप ये आपको पता भी होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, क्योंकि बैरिस्टर की जब वो पढ़ाई पूरी करके आते हैं, देखो बैरिस्टर लॉयर
की पढ़ाई वो ब्रिटेन से पूरी करके आते हैं। तो जो जितने भी लोग भारतीय हैं जो ब्रिटेन से पढ़ाई करके आते हैं, लॉ की LLB वो आप बोलते हैं, ठीक है, लॉयर की जो पढ़ाई करके पूरी करके आते हैं, लॉ की डिग्री लेकर आते हैं, उनको बैरिस्टर बोला जाता है। ब्रिटिश से जो लोग की पढ़ाई करते हैं बैरिस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1893 में जब भारत लौटते हैं वापस, तो इनको लगभग मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, मुंबई कोर्ट में। तो वहां पर एक साउथ अफ्रीका के एक लीडर आते हैं, मतलब जिनकी फर्म भी रहती है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और वो आते हैं दादा अब्दुल्ला जी, उनको लेके जाते हैं क्योंकि इनको गुजराती की भी नॉलेज होती है और इनको पास यहाँ पर मुंबई में ज्यादा काम नहीं होता। तो कहते हैं भाई हमारी वहां पर एक फर्म है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और आप आइए वहां पे और हमारे लिए काम कीजिए। तो जब वो अफ्रीका चले जाते हैं और साउथ अफ्रीका में जब उनके साथ, आपको पता है सेंट पीटर्सबर्ग में जो जिस प्रकार से ट्रेन कोच में उनके साथ घटना घटती है, फिर उन्होंने थाना वहां पर ही चंपारण आंदोलन भी लड़ते हैं, सत्याग्रह भी लड़ते हैं, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकालते हैं, वहां के मजदूरों के लिए भी बहुत संघर्ष करते हैं। रंग भेद की नीति आपको पता ही है वहां चल रही होती है। और एक बहुत बड़ी लीडर का नाम भी आप, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप मुझे बताइएगा ये किसकी जर्नी है, और जो ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं अफ्रीका के, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कौन थे, ठीक है। उनका भी रंग भेद एंड करते हैं। और उन गांधी भी वहां पर बहुत सारे मजदूर होते हैं, इंडियन मजदूर होते हैं, उनके लिए भी लड़ाइयां लड़ते हैं। और फिर जब उनके साथ लगता है कि भाई ये यदि मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो भारत में किस तरह का व्यवहार कर रहे होंगे, फिर ये आते हैं 1915 में और इनकी मीटिंग होती है गोपाल कृष्ण गोखले जी से, जो इनके पॉलिटिकल गुरु भी होते हैं, पॉलिटिकल टीचर भी होते हैं। वो इनको समझाते हैं कि भाई अभी आप प्लीज भारत में भ्रमण कीजिए पूरे में। 1915 से जब वो आते हैं भारत में, तो आते ही वो बोलते हैं कि नहीं भाई अब मुझे आंदोलन करना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी उनको समझाते हैं कि भाई अभी रुक जाइए, आप अभी आंदोलन ना करें, आप अभी रुक जाइए। कुछ टाइम बाद आप पूरे भारत में आप देख लीजिए किस प्रकार की स्थिति है, जान लीजिए पूरे भारत को अच्छी तरीके से घूम लीजिए, उसके बाद फिर हम आप आंदोलन कीजिएगा। तो एक लखनऊ में कॉन्फ्रेंस चल रही होती है कांग्रेस की, और वहीं पर गांधी जी जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी मुलाकात होती है रामचंद्र शुक्ला जी से, और वो इनवाइट करते हैं किसके लिए, चंपारण आंदोलन के लिए। कि बोलते हैं गांधी जी को, देखिए भाई आप लड़ना चाहते हैं, अफ्रीका में भी आपका काफी संघर्ष किया है, आपने आंदोलन किए हैं, तो प्लीज हमारे किसानों की जो स्थिति है, जो इंडिगो की जो नील की खेती कर रहे होते हैं, 3 कटिया प्रणाली वहां पर ब्रिटिशर्स लागू कर देते हैं, तो उनके बारे में वो बताते हैं, पूरी घटना समझाते हैं। फिर फर्स्ट सत्याग्रह जो गांधी जी का स्टार्ट होता है, वो रामचंद्र शुक्ला जी के कहने पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। ये चंपारण कहाँ है, बिहार में है ये, ठीक है। और वहां से अपने फर्स्ट पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन की शुरुआत करते हैं भारत में, ठीक है। उससे पहले तो अफ्रीका में मैंने बता ही दिया आपको, अफ्रीका में वो शुरुआत कर देते हैं, लेकिन अब जो शुरुआत करेंगे गांधी जी वो चंपारण से रामचंद्र शुक्ला जी के कहने पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी गांधी रिटर्न टू इंडिया 1915 जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के ऊपर बात करें हैं, चंपारण सत्याग्रह द 1917 was the first civil disobedience movement organized by the गांधी जी। तो रामचंद्र शुक्ला जी इनको बोलते हैं, द गांधी द टुक इनटू द प्रॉब्लम्स द इंडिगो प्लेट, इंडिगो प्लांटर से इनकी प्रॉब्लम बताते हैं। भाई ये 3 कटिया प्रणाली क्या होती थी, मैंने बताया आपको भी अभी कि भाई 3/20 हिस्से पर, मतलब 20 में से 3 हिस्से पर आपको कंपलसरी है खेती करना नील की। और भाई नील की जब खेती करते थे तो पूरा खेत खराब, हाथ किसानों के हाथ खराब, और उनको उस इतना पैसा भी नहीं दिया जाता था उस नील का, ठीक है। तो उसके खिलाफ ये पूरे के पूरे किसान और बहुत अत्याचार चल रहा था, तो गांधी जी ने यहाँ से अपना आंदोलन शुरू किया। उसके बाद देखिएगा अभी यहाँ पर दूसरा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में स्टार्ट होता है गांधी जी का। द खेड़ा सत्याग्रह वाज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द गांधी जी बिकॉज द, भाई होता क्या है वहां पर, बिकॉज द ड्रॉट इन द 18 एंड द क्रॉप्स फेल्ड इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, ठीक है। पूरा का पूरा सूखा पड़ जाता है और वो लगान माफ नहीं कर रहे होते, तो गांधी जी किसानों
के कहने पर, आह्वान पर खेड़ा में एक आंदोलन करते हैं, जैसे खेड़ा आंदोलन का नाम दिया गया। उसको लीड बाद में अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी करते हैं। ठीक है। द सरदार पटेल लीड द ग्रुप ऑफ द एस्टिमेट द पीपल हु वांट अराउंड द विलेजेस एंड गेव देम द पॉलिटिक्स एडवाइजरी द इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से ये किस आंदोलन लड़ते हैं, और इसमें भी सफल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी सफल होते हैं, चंपारण में भी फर्स्ट सत्याग्रह, फिर खेड़ा आंदोलन लड़ते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी की एक शुरुआत हो जाती है कि भाई हाँ, अब ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। अब भाई नेक्स्ट आपका जो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाता है, भाई गांधी जी का देखो बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो आज हम बोल देते हैं कई बार कि भाई चरखा चलाने से आजादी नहीं आई, आजादी तो लड़ने से आई है। नहीं भाई, चरखे से भी आजादी आई है, आपका अहिंसा से भी आजादी। नहीं तो हम, आप देखिए, आप देखोगे अफगानिस्तान, आप देख कि किस प्रकार से आज अलकायदा के बारे की पूरी गिरफ्त में घटा हुआ है। क्यों? पाकिस्तान में देखोगे किस प्रकार से अपने ही जगह पूरा का पूरा बम लगा के उड़ा देते हैं। ये घटना कहाँ से आई है? लेकिन यदि हम हमारे अंदर भाई अहिंसा की भावना जो गांधी जी लगातार बोलते रहते थे, वो यदि नहीं होती, या मतलब एक तरीके से एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती, तो हम भी एक तरीके से नोटोरियस टाइप के हो जाते। या आप बोलोगे नॉर्थ कोरिया में देखोगे किस प्रकार से तानाशाह है, किंग जोंग है ना, सबको मार काट देते। तो वही शायद ना कहीं वो मैसेज तो जाता, इससे मार काट की जो भावना देश में हो रही थी। तो वो सारी अदर कंट्रियों में कर्नल गद्दाफी को देखोगे आप, किस तरह सद्दाम हुसैन, और ये सारी चीजें किसकी उपज है? ये अहिंसा की तो उपज थी ये सारी की सारी। इस प्रकार हिंसा की तो उपज थी पूरी की पूरी। इस प्रकार गांधी जी जो ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं कि भाई इंसान है हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। तो इस पर, लेकिन लास्ट में आप देखोगे गांधी जी भी जब परेशान, जब पानी बोलते हैं ना यहाँ तक आ जाता है, तो इंसान हाथ पैर मारने लगता है, जब इंसान डूबने लगता है तो आर पार। गांधी जी भी लास्ट में एक नारा देते हैं आपका, करो या मरो का, कौन से में? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी। तो ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी, लेकिन अहिंसा जहां तक रोक, अहिंसा को रोका जा सके वहां पर रोकना चाहिए, मेरा तो यहाँ पर देखिए भाई, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का क्या रोल था गांधी जी का यहाँ पर? द गांधी द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की थी गांधी जी। एक भाई हंगर स्ट्राइक वहां पर भी करते हैं, जब ये रेजोल्यूशन की बात करते हैं वहां पर भी गांधी जी हंगर स्ट्राइक कर देते हैं। जो कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा जो ब्रिटिश पीएम होते हैं कम्युनल अवार्ड देते हैं, वहां पर भी हंगर स्ट्राइक करते हैं। और यहाँ पर भी अहमदाबाद मिल मजदूर जो होते हैं, यहाँ पर भी गांधी जी की स्ट्राइक करते हैं। द इन्वेटेड द डिस्प्यूट हो जाता है किसको लेकर? मिल ओनर्स के बीच में और अहमदाबाद में वर्कर्स के बीच में। इश्यू द प्लेग बोनस। अब वो मांग रखते हैं कि भाई कम से कम हमें 50% का बोनस मिलना ही चाहिए। और जो मिल मजदूर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि मात्र हम 20% ही बोनस देंगे। अब गांधी जी ये एक अपना आंदोलन लड़ते हैं, जिसको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आंदोलन भी कहा गया था। द वर्कर्स वर डिमांडिंग द राइज 50% ऑफ देयर वेजेस while the employees willing to connected on only 20% the bonus। तो केवल 20% बोनस ही इनको मिल रहा था। तो आप देखिए भाई, ये थोड़ा एक बार
तो भाई अब हम जो बात कर रहे थे अपनी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, वाज द गांधी जी द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक and the interviewed the dispute between the mill owners and the Ahmedabad and their workers over the issue of discontinued the plague bonus. यहाँ पर demanding the rising the 50% of their wage and the employees were willing to the concede by the 20%. The mill owner finally agreed. कहां तक भाई कितने पे एग्री हो जाते हैं आपके, ये 35% बोनस पे एग्री हो जाते हैं and the issues the tribunal. The strike was the withdrawn and of the workers are receiving 35% bonus in their wages. अब यहाँ पर ये विड्रॉ कर देते हैं, अपने एंड कर देते हैं, अपना जो आंदोलन है वो समाप्त कर देते हैं और एग्री हो जाते हैं कितने पर, 35% बोनस। तो भाई ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और अब आता है आपका 1919 का खिलाफत मूवमेंट। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे भाई, खिलाफत मूवमेंट किस प्रकार से था, क्या ये मूवमेंट हुआ भी तो क्यों। द ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द गांधी शॉट द कोऑपरेशन द मुस्लिम एंड हिज द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द सपोर्टिंग द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर में आपका अब यहां पर देखोगे the cooperation from the Muslim and the defeated the second world war। थोड़ा सा भी बताते हैं इनके बारे में कि किस प्रकार से आपका ये खिलाफत मूवमेंट चला था। देखिए 1990 में खिलाफत मूवमेंट क्यों चला था, इसका रीजन क्या था, ये थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर। भाई ये था क्या रीजन, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, 1914 से 18 तक, 1914 टू 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। यहां पर एक कंट्री होता है टर्की, तुर्की यहाँ पर कंट्री होता है, यहाँ पर पूरा इस्लामिक कंट्री होता है। और भाई यहाँ जो मुस्लिम जो कंट्री यहाँ पर खलीफा की मान्यता, ये ब्रिटिशर्स, ये भी एक कॉलोनीज थी ब्रिटिशर की, और मतलब गुलाम थे ये भी ब्रिटेन के। तो इन्होंने, ब्रिटेन ने क्या बोला था, ब्रिटिश जो भी ऑफिसर थे इन्होंने बोला था कि आप हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो उसमें साथ दीजिए, ठीक है, कोऑपरेट कीजिए इनको सोल्जर्स को। और इसी प्रकार से गांधी जी को भी बोला गया था कि भाई आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए, हम आपको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे तरीके से, मतलब आजादी तो नहीं लेकिन हाँ छूट दे देंगे, पोस्ट दे देंगे। जैसे सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो ब्रिटिश आर्मी में वो कौन थी, सूबेदार थे। आज भी आप देखोगे इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट होती है, ठीक है, आपके चाचा ताऊ भाई या बहन जो भी सूबेदार की पोस्ट पर रहे भी होंगे। तो वो पोस्ट कहाँ से थी, ब्रिटिश आर्मी से ही, वो एक हाईएस्ट पोस्ट थी इंडियन सोल्जर्स के लिए वैसे, कि भी उन्होंने बोला था कि डोमिनेंट स्टेट का दर्जा भी देंगे आपको। ये सब यही वादा इन्होंने तुर्की में किया था। लेकिन ये क्या थे, देखो भाई धर्म परिवर्तन का भी था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए थे तो उन्होंने बोला था कि कोई खलीफा वगैरह नहीं होता मुस्लिम से, अब यदि तुम हमारा साथ दोगे तुर्की वालों से तो हम आपके खलीफा के मान्यता दे देंगे। लेकिन होता क्या है, 1914 से 1918 के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध में आपकी जो अलाइड पावर है वो जीत जाती है, मित्र राष्ट्र है वो जीत जाता है, ब्रिटेन जीत जाता है। अब ये खलीफा की मान्यता को रद्द कर देते हैं। यहां पर खलीफा की मान्यता को रद्द करना और इन भारत में भारतीय मुसलमानों के द्वारा इनका विरोध करना कि भाई हमारे मुस्लिम भाइयों को आपने खलीफा की मान्यता क्यों नहीं दी, इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं, और उसका नाम क्या होता है आपका खिलाफत, ठीक है। वही खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी के साथ भी वही अत्याचार किया जाता है। गांधी जी भाई एक मतलब विश्वास बहुत जल्दी कर लेते थे ब्रिटिशर्स पे, बहुत सारी बार हुआ गांधी जी के साथ ये। वो स्टेटेड चेक भी बोला गया था 19 जब क्रिस मिशन आता है ना, उससे पहले गांधी जी फिर विश्वास कर लेते हैं। कब, आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि भाई इरविन पर विश्वास करते हैं ना, लॉर्ड इरविन पर वो चले जाते हैं आपका नमक कानून सब लगाकर, और वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, तो गांधी जी ब्रिटिशर्स पर बहुत जल्दी विश्वास कर रहे होते हैं। यहाँ पर गांधी जी को भी बोल दिया जाता है कि भाई हम नहीं देंगे आपके डोमिनेंट स्टेट का दर्जा, ये सब की चीजें
आपको करना है वो कर लीजिए। अब गांधी जी और यहां पर मुस्लिम हो, तो यहां पर खिलाफत मूवमेंट दो बंधु होते हैं, अली बंधु ने स्टार्ट करते हैं अपना, मोहम्मद अली और एक शौकत अली भाइयों के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। बाद में ये जो आंदोलन ठप हो जाता है क्योंकि तुर्की भी मान जाता है बाद में, और तुर्की इतना आंदोलन नहीं कर रहा होता है, और इस तरफ ये गांधी जी भी इसमें भी थोड़ा हट जाते हैं, ये मूवमेंट इतना चलता नहीं। ठीक है, तो भाई खिलाफत मूवमेंट इस प्रकार से स्टार्ट हुआ था आपका। ठीक है, उसको ही फिर मर्ज कर दिया गया था फिर अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी चलाता है। 1920 ईस्वी में अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द गांधी जी कन्विंस द कांग्रेस लीडर एंड द स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, एंड इन द सपोर्ट द खिलाफत एज वेल एज द स्वराज। एक तो भाई खिलाफत सपोर्ट करता है, स्वराज जो भी स्वराज पार्टी के मेंबर्स होते हैं बताएंगे, स्वराज पार्टी अलग से बनाते हैं। द कांग्रेस सेशन द नागपुर एंड द नॉन कोऑपरेशन वाज द आडोक, तो ये 1920 में स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक घटना घटती है, जैसे मैंने बताया था जो चंद्रशेखर आजाद जी होते हैं वो भी जब अपना, क्योंकि गांधी जी से इन्फ्लुएंस रहते हैं वो, लेकिन जब असहयोग आंदोलन में गांधी जी एक घटना की वजह से, चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से वो पीछे हट जाते हैं, तो फिर वो अपना एचआरए में शामिल हो जाते हैं, है ना। तो ये देखिए 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चोरी इंसिडेंट होता है, टुक प्लेस विद द केस द गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन। असहयोग मतलब आप किसी भी तरीके का ब्रिटिश स्कूल में मत जाइए, लॉयर बन कीजिए, कोर्ट बन कीजिए, सब चीज जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिजाइन दे दीजिए, वहां पर मत जाइए। पूरा का पूरा विरोध था, बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये गांधी जी ने विरोध नहीं करना चाहिए था। हाँ, हो सकता है भी गांधी जी स्पीच देना चाहिए कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, आगे से ध्यान रखो। पूरा का पूरा एक आंदोलन खत्म करना भाई बहुत लोगों को एक साथ इकट्ठा होना बहुत टाइम लग जाता है, और पूरे के पूरे समाज का एक साथ आना, तो एक तरीके से डेली के डेली आंदोलन नहीं होते। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो लोकपाल बिल की भी बात की गई थी, देखो अन्ना हजारे जी जो आए थे अपने, उन्होंने भी आंदोलन किए थे काफी, और उसका आंदोलन का जो प्रभाव आप देख ही रहे हो आप आज। उसके बाद 1942 द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का एक और अपना आंदोलन चलाते हैं ये, और ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चोरी चोरी इंसिडेंट की वजह से ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग उनके बारे में, भाई गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन को तो नहीं लेना चाहिए था वापस द गांधी जी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जो स्टार्ट करते हैं ये करो और मरो का, डू एंड डाई का नारा भी देते हैं यहाँ पर। गांधी जी वॉज द अरेस्टेड एंड द 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हो जाता है, और 9 अगस्त की सुबह गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है, प्रपोजल पास कर दिया जाता है 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी को नजरबंद कर दिया जाता है, द अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया जाता है, एंड द हेल्ड एट द आगा खां प्लेस। ये आगा खां प्लेस कहां पर है भाई? पुणे में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है आपका कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कहां पर नजरबंद करके रखा गया था, या कब अरेस्ट किया गया था और कहां रखा गया था, इस प्रकार से। तो आगा खां प्लेस में रखा गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम्स द वाइफ कस्तूरबा गांधी डाइड, और आफ्टर द 18 months द इम्प्रिजमेंट एंड द 44 द गांधी जी सेफगार्ड द सैर मलेरिया अटैक। ठीक है, उसके बाद ही वाज रिलीज्ड बिफोर द एंड एंड द वॉर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है आपका, उससे पहले ही गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक गांधी जी की जर्नी। अब डेथ ऑफ द गांधी जी आप देखिए जी 30 जनवरी 1948 नथुराम गोडसे जी के द्वारा की डेथ कर दी जाती है। भाई वो अलग मैटर है कि भाई क्या रीजन रहा होगा। ठीक है, और लास्ट शब्द जो इनके मुंह से निकलता है वो रखता है हे राम। ठीक है, तो द एडिट द सेवन द न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग, कौन कौन से न्यूज़पेपर एडिटिंग का काम भी किया था इन्होंने, और बहुत सारे न्यूज़पेपर पत्रिकाएं निकाली थी इन्होंने। इसमें हरिजन इन गुजराती भाषा में, आपकी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका।
इंडियन ओपिनियन, तो मैंने बताया भी था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि भाई इंडियन ओपिनियन कहां से निकाला था इन्होंने, साउथ अफ्रीका से निकाला था, ठीक है। और द यंग इंडियन इन इंग्लिश, यंग इंडिया भी न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला था, वो कौन सी लैंग्वेज में निकाला था, अपना इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, हरिजन जो पत्रिका थी वो गांधी जी ने किस भाषा में निकाली थी, आपकी गुजराती भाषा में। साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकाला था, और एक यंग इंडिया न्यूज़पेपर भी निकाला था, वो इंग्लिश में निकाला था पूरा का पूरा। ये गांधी जी के एडिटर का भी काम किया इन्होंने था। ये द फेवरेट बुक्स इन्होंने लिखी थी, उनमें से एक जो बेस्ट बुक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब गांधी जी के द्वारा, खुद के स्वयं के द्वारा लिखी गई, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, सिंगल पर्सन। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आप प्लीज जब भी आपको टाइम लगे तो इस तरह की से आप विंग्स ऑफ फायर, माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ठीक है, यंग इंडिया, इस प्रकार के आप प्लीज इन बुकों को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के जर्नी के बारे में पढ़िए, तो ऐसे आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत स्ट्रगल की रही और किस प्रकार से बनता। और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि भाई ऐसे प्रेसिडेंट थे बिल्कुल जिन्होंने पूरी जो बिल्कुल गरीबी देखी थी, और गरीबी से लेकर आप देखो कहां तक आपके प्रेसिडेंट बनते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनते हैं, है ना, पीपल्स प्रेसिडेंट बनते हैं। वो जर्नी और उनकी एक सादगी का तो कहना ही क्या है, ठीक। तो आप इनकी जर्नी के बारे में जरूर पढ़े जब भी टाइम लगता है आपको, ट्रैवल कर रहे हो या फ्री टाइम है, जब भी आप। एंड द रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको क्या बोला था, द सेड टू हैव द अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द महात्मा। जो महात्मा का टाइटल है गांधी जी को किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, ठीक है। और राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था, आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया। It was the Netaji Subhash Chandra Bose who was the first and addressed him as the father of nation। ये भी देख लीजिए भाई, सुभाष चंद्र बोस जी ने was the first and addressed him as the father of the nation। तो भाई गांधी का टाइटल, जो महात्मा का टाइटल इन्होंने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भाई कई बार आपके एसएससी वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो इनको भी आप देखते रहिए, आज पढ़ तो बना ही रहे हैं आप, प्लीज कमेंट करके जय हिंद कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी उत्साह थोड़ा बढ़ा रहे। हमारी टीम स्कॉलर्स कैंपस पूरा का पूरा एक टीम है हम, और उसका भी आप उस स्कॉलर कैंपस की टीम की तरफ से भी आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, और आप अपने लक्ष्य को पाएं, जो भी आपने बना रखा है भाई, जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी इस साल ये कि अगले 15 अगस्त तक आप भी जय हिंद का नारा कहीं बॉर्डर पे या कहीं कोई भी डिपार्टमेंट में आप दें, हमें अच्छा लगेगा आपके कंट्रीब्यूशन। द आयरन मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे अब हम, एक महान लीडर के बारे में जिन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट को एक किया। क्या परेशानी आई, क्या क्या चैलेंजेस थे एक देश को बनाने के लिए। आज जो आप इंडिया का मैप देखते हो, भारत का मैप देखते हो, तो ये ऐसा नहीं था भाई, अलग अलग रजवाड़े थे, अलग रियासतें थी, है ना, 565 रियासतों को एक करके जिन्होंने पूरा भारत को यूनाइट किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी काम किया इन्होंने, है ना, कमेटी में भी लीडर रहे, पूरा का पूरा किस प्रकार से इनका क्या जर्नी था। महान लीडर, बहुत सारे लीडर थे भाई, मैं ये अभी टाइम कम की वजह से आपको थोड़ा सा जो बता पा रहे हैं हम, लेकिन पता नहीं लाखों लोगों का बलिदान है हमारी तरफ। तो इनमें से भी एक आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के फर्स्ट आपके होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, है ना, उप प्रधानमंत्री और आपके प्रथम गृह मंत्री के बारे में, और इन्हीं के साथ जो एक महत्वपूर्ण योगदान था आईसीएस ऑफिसर वीपी मेनन साहब के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने भारत के जितने भी प्रिंसली स्टेट थे या रियासतें थी, उनको 565 रियासतें थी, 565 के आसपास उन्होंने एक किया। तो सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के नादियाड जिले में अक्टूबर 31, और इस डे को हम क्या मनाते हैं, इस डे को बनते हैं नेशनल यूनिटी डे, है ना। नेशनल यूनिटी डे ही क्यों बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस,
आप इसको ऐसे भी कह सकते हो राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कैसे? द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी भाई आप देख लीजिए। एंड द बारदोली सत्याग्रह, जो बारदोली का सत्याग्रह इन्होंने लड़ा था 1928 में, ये एंड द वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ द सरदार। भाई सरदार जी टाइटल कहां पर? सरदार जी का टाइटल देखो, सरदार का मतलब लीडर है ना, सरदार का मतलब क्या होता है? लीडर होता है। और ये टाइटल उनको वहां के जो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने, देखो आजादी में सबका योगदान था, मैं उन महिलाओं का भी योगदान था जिन्होंने जब भी ब्रिटिश के खिलाफ अपना आंदोलन चला रहे थे पूरे के पूरे अपने जितने भी जेवरात थे वो सारे के सारे इकट्ठे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में दे देते कि भाई आप आजादी के लिए लड़े, हमारे लिए लड़े, हम आपका हर तरीके से सहयोग कर। तो हर एक उस टाइम में आजादी से पहले जितने ने भी योगदान दिया, हर एक को भारतीय को नमन है, हर एक क्रांतिकारी को नमन है, स्कॉलर कैंपस एंड टीम की तरफ से। ठीक है, और मेरा नाम मनोज सिंह, उसकी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपको स्वतंत्रता दिवस। द सरदार वल्लभ भाई पटेल द इंटीग्रेटेड द 565 प्रिंसली स्टेट। ये इंटीग्रेटेड इतनी आसानी से नहीं हुआ था आज हमें दिख रहा है कि भाई एक इकट्ठा कर दिया, नहीं भाई, काफी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, ऑपरेशन भी चालू हुए। आपको बताएंगे कि भाई किस प्रकार से जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह, जोधपुर, ठीक है, और गुजरात में किस प्रकार से आपका, और हैदराबाद के निजाम के बारे में भी बताएंगे, जूनागढ़ के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है, किस प्रकार लड़ाई है, इन्होंने क्या क्या फेस किया, ये सब चीज। देख इंडियन फ्रीडम मूवमेंट किस प्रकार से, और क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आप देख सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची। एट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं हम थोड़ा कि भाई गांधी कॉल द पटेल क्विट एंड ही द हार्ड अर्न एंड जॉइंट द मूवमेंट बाय द जंप फ्रॉम द टैक्सेस इज द खेड़ा। भाई खेड़ा आंदोलन का हमने देखा ही था, अभी बात की भी थी कि वहां पर द टाइम ऑफ द फ्लैग एंड द फाइन वगैरह लगाया जाता फेमना इन द 1918 में। उसके बाद वुमेन बारदोली द बेस्ट ऑन द टाइटल सरदार, है ना, द वल्लभ भाई पटेल वाज द मींस द चीफ या लीडर। मैंने भी बताया था अभी कि भाई सरदार का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा आपका लीडर होता है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या होता है, लीडर होता है। उसके बारे में द सरदार पटेल प्लेड द की रोल द इंटीग्रेशन अबाउट द 565 princely states इन द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा भी जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स सभी राज्यों को एक करके, सभी राज्यों को एक होकर बनाया गया था भारत का ये, तो इनको भी कहा गया था यूनियन ऑफ स्टेट। द फ्यू प्रिंसली स्टेट, कुछ प्रिंसली स्टेट जो जो भारत में शामिल नहीं हुई थी। भाई भारत में शामिल नहीं होना कुछ प्रिंसली स्टेट का, उसका क्या रीजन था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। देखिए भाई इसमें क्या था कि जब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, का मेन काम क्या था, मेन संविधान बनाना, संविधान बनाना। संविधान के लिए अलग अलग लीडर नॉमिनेट किए गए थे अलग अलग प्रिंसली स्टेट से, ठीक है, सभी को इकट्ठा किया था, हर एक लोग अपने अपने मंत्रालय पर या कमेटी पर काम कर रहे थे और रिपोर्ट बना रहे थे। तो अब ये कुछ स्टेट 565 जो रियासतें थी इनको एक करना था, प्रिंसली स्टेट को एक करना था। इनको करने का काम किनको सौंपा गया था, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। इसमें कुछ रियासतें भी अलग शामिल नहीं हुई, उसका मेन रीजन क्या था, उनका मेन रीजन था 3 जून 1947 का लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इंडिया डिवीजन प्लान। क्या था इंडियन डिवीजन प्लान, भारत विभाजन ना,
भारत विभाजन मतलब दो देश बनाना, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या ऑप्शन रखे भारत के सामने? तीन ऑप्शन रखे थे, या तो इन इन 565 प्रिंसली स्टेट के पास, या तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए, या फिर एक कंट्री जो पाकिस्तान इसके साथ चले जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए। ये ऑप्शन रखे थे। तो लगभग आपके जितने भी हमारे रजवाड़े थे या रियासतें थी, लगभग भारत में शामिल हो गए थे, सिवाय किन के? कुछ स्टेट के थे। ठीक है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान था, ये पूरा का पूरा ये रीजन था कि कुछ स्टेट अपने आप को, जैसे आप देखते होंगे उस टाइम पे जब राजा हरि सिंह कश्मीर थे, वो इन्होंने बोला कि भाई नहीं, भारत में शामिल नहीं हो सकते। इसी प्रकार से हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब, तो ये सारे लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट में, लेकिन भाई इंडिपेंडेंट तो थे, लेकिन अत्याचार बहुत ज्यादा किया इन्होंने, और किस प्रकार से इनकी जर्नी हुई तो बताएंगे थोड़ा सा। तो ये मेन रीजन था कि ये इंडिपेंडेंट और कुछ जो स्टेट नहीं आ पाए उसके बारे में। तो आपको पता ही लग गया होगा कि भाई किस प्रकार से ये सब चीजें थी। देखो इनमें कौन कौन है। त्रावणकोर आपका तमिलनाडु के में आसपास है। ये देखो त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ये कुछ स्टेट थे जो भारत में शामिल नहीं हुए थे। लगभग ये इंडिपेंडेंट अपने आप को थे, ज्वाइनिंग द स्टेट एज वेल द ज्वाइनिंग द स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में शामिल नहीं हुए थे। इनको देखो भाई, त्रावणकोर को तो एक्शन के द्वारा शामिल कर लिया जाता है। हैदराबाद का जो निजाम था, ऑपरेशन पोलो, इंडियन आर्मी जाती है, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट करते हैं। वहां पर जो इनके जो पर्सनल आर्मी होती है निजाम की, वो बहुत बड़ा अत्याचार करती है, बहुत ज्यादा हिंदू लोगों को वहां पर मार दिया जाता है। तो जब होम मिनिस्टर एक्शन लेते हैं, और उनके साथ जो वीपी मेनन साहब होते हैं, आईसीएस ऑफिसर ब्रिटिश इंडिया में, वो भी अपने अपने हर जगह अपने स्क्वायर रखते हैं, अपने जासूस रखते हैं कि भाई कोई घटना ऐसी ना घटे, ताकि अब इनको पता चलता है कि भाई हैदराबाद के निजाम ने तो बहुत ज्यादा मारकाट मचा रखी है, मैस्कर्स बहुत बड़ा हो रखा है। तो वहां पर इंडियन आर्मी जाती है और हैदराबाद भाग जाता है, वहां पर मार दिया जाता है। जूनागढ़ में भी यही पूरा का पूरा यहाँ पर रेफरेंडम स्टार्ट किया जाता है, और ये जो होता है ये भाग जाता है कराची अपना, इसका जो लीडर होता है, और जूनागढ़ भी अपने अंडर में ले लेते हैं। भोपाल की घटना भी इस प्रकार से होती है। कश्मीर में जो राजा हरि सिंह होते हैं, वो 1947 के आसपास जो कबीले होते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर के, इंडियन आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर और कबीले इंडियन आर्मी की ड्रेस में भारत में एंटर कर जाते हैं, और बहुत बड़े स्तर पर ये भी मारकाट होते हैं, और पूरे के पूरे साम्राज्य को, जो राजा हरि सिंह वहां पर होते हैं, उनको घेर लिया जाता है। ये किस प्रकार से अपनी जान बचाकर भागते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मदद मांगते हैं कि भाई मैं भारत में आने के लिए तैयार हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि भाई आप है ना, एक काम कीजिए, आप एनेक्सर पे साइन कर दीजिए, ठीक है, कि भाई हम आपके जो तीन चीज, आपका डिफेंस, आपका लैंड पूरा पूरा, कम्युनिकेशन पूरा, ठीक है, वो आपके भारत राज्य की, आप इंडिपेंडेंट रहिए, आप राज कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमें दे दीजिए। राजा हरि सिंह अपनी मर्जी से साइन करते हैं। आज ये कहते हैं पीओके कि हमारा है, ये है, ये सब भाई बकवास की बात है, पाकिस्तान के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। राजा हरि सिंह के द्वारा पूरा का पूरा साइन किया गया था, और उस टाइम फिर इंडियन आर्मी जाती है और एक्शन करते हैं वहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से जो जोधपुर में जो राजा होते हैं रमन सिंह, वहां पर भी देखो जोधपुर के जो जिन्ना होता है, वो पूरा का पूरा वहां पर ब्लैंक पेपर रख देते हैं उनके सामने कि भाई आप एक काम कीजिए, पूरे ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन कर दीजिए, आप जो भी चीज मांगोगे, हमारा कराची का पोर्ट मांगोगे, हम पोर्ट देने के लिए तैयार है, ये सब चीज देने के लिए तैयार है। ये बात पता चलती है दिल्ली में किनको? वीपी मेनन साहब और जो हमारे लीडर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये देखते हैं कि यार ये तो जोधपुर तो चला जाएगा हमारे हाथ से, ठीक है। उस टाइम पे ये राजस्थान नहीं होता है, राजपूताना स्टेट होता है, पूरा का पूरा आपको राजपूत
नाम हो, तो उसके बाद जो आपका स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल आता है और अलग अलग जो स्टेटों में बांटा जाता है, फिर उस प्रकार से राजस्थान और ये सब अलग अलग स्टेट बनते हैं, हमारे नाम दिया जाता है। अब जो हनुमंत सिंह है वो देखते हैं कि भाई हमें तो कराची का पोर्ट भी मिल रहा है, पूरा यहाँ पर इरिगेशन प्रोसेस भी आराम से हो जाएगा, फर्टिलाइजर भी, खेती भी आराम से कर सकते हैं, सारी बातें एग्री कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब वीपी मेनन साहब इनको दिल्ली बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई यदि कल को वो इस्लामिक स्टेट है और कल को आपकी लड़ाई हो जाती है तो वो अपने स्टेट का साथ देंगे या भारत की तरफ लड़ेंगे, आप बताइए, आपके राज्य की तरफ लड़ेंगे या पाकिस्तान की तरफ लड़ेंगे। ये एक छोटी सी घटना से पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है और जोधपुर के राजा भारत में शामिल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई जो लीडर थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत ही माइंडेड इंसान थे, इसलिए इन्होंने द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, मॉडर्न फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब भी देख लीजिए भाई, ये द बारदोली जो बेस्ट रूट था, द टाइटल सरदार का इन्होंने दिया, इनको दिया गया, और ये किस प्रकार से मैंने बताया दिया गया भाई कश्मीर को किस प्रकार से शामिल किया गया था, और उसी टाइम पीओ के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया था। आज भाई भारत का हिस्सा भी है ये, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आप जो भी गवर्नमेंट आएगी आपको, है ना, पीओके को भारत में शामिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या ऐसी गवर्नमेंट लेके आइए आप जो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो एक इंडिया का स्टेट हो, पीओके ना बोल रहे हम इसको, ऐसी स्थिति, ठीक। देखिए भाई नेक्स्ट आपका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1918 में द वल्लभ भाई पटेल वाज द रिस्पांसिबल लीडिंग द फार्मर्स ऑफ द गुजरात। किनकी रिस्पांसिबिलिटी था? फार्म द गुजरात की। एंड द स्टार्टेड द खेड़ा सत्याग्रह एंड डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द फार्मर्स एंड देयर वाज द ड्रॉट। भाई सूखा पड़ रहा होता है वहां पर, है ना, पूरा का पूरा, और वो जो लगान है वो बढ़ा देते हैं ब्रिटिशर्स, तो उनको भाई उनके खिलाफ जो लीड कर रहे होते हैं जो खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ पर 1918 ईस्वी में कौन लड़ते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक। उसके बाद 1920 में द कांग्रेस स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द स्ट्रगल्स द वल्लभ भाई पटेल गेव अप हिज द प्रैक्टिसेस। ये भाई ये प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, ये भी लॉयर होते हैं, लॉ का काम कर रहे होते हैं, तो ये अपनी प्रैक्टिसेस गिव अप कर देते हैं और एक लड़ाई लड़ते हैं अपनी, और नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन में। द सेटअप द गुजरात विद्यापीठ, एक विद्यापीठ स्थापित करते हैं गुजरात में। द चिल्ड्रन क्लाउड द स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ द अटेंडिंग द गवर्नमेंट स्कूल, है ना, इनको विद्यापीठ में वहां पर पढ़ाई करवाते हैं बजाय गवर्नमेंट स्कूल के, जो ब्रिटिश के अंडर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनकी बजाय यहाँ पर अपना एक विद्यापीठ स्टार्ट करते हैं। 1928 में द सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द लैंड ओनर द बारदोली एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश टैक्स इंक्रीजेस एंड आफ्टर दैट द वल्लभ भाई गया द टाइटल ऑफ द सरदार, और इस टाइटल जो टैक्स उनको छुड़वा दिया जाता है और उसके बाद जो टाइटल दिया जाता है वो सरदार जी का टाइटल इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है। देखिए भाई अब 1931 में द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कांग्रेस, ये इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। कौन सी सेशन में बनते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कराची सेशन चल रहा होता है इंडियन कांग्रेस का, तो वहां पर ये प्रेसिडेंट कहलाते हैं, वहां पर कहलाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट बनते हैं कराची कांग्रेस के। The Constituent Assemblies, the Patel was the part of the Constitution Assembly framework the Constitution of India। मैंने बताया था भाई Constitution Assembly में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। Constitution Assembly का मतलब एक पूरा संविधान बनाने का जो प्रोसेस पूरा का पूरा स्टार्ट होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक सीरीज चल रही है अभी, ठीक है, स्कॉलर कैंपस कंपटीशन चैनल के ऊपर, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से तैयार हुआ है। हर एक पार्ट हमने अच्छी तरीके से बताया हुआ आपको। और मैं कह रहा हूँ इंडियन पॉलिटी में आपका उससे बाहर भी कोई भी आप गवर्नमेंट वन डे गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, मैं यूपीएससी का तो नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन कोई भी वन डे आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, डीआरडीओ, अदर गवर्नमेंट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम आप जो भी दे रहे हैं, तो स्कॉलर कैंपस कंपटीशन भाई जीएस विद कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर,
के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो और आप वो सारे आप देख भी सकते हो क्लास, उससे भी ज्यादा। और हर क्लास आप रीजनिंग की, मैथ की, अभी हम टारगेट कर रहे हैं हम दिल्ली पुलिस का भी, और हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी है नजफगढ़ में दिल्ली में, आप उस पर भी जुड़ सकते हो। आप नंबर पर, दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। ये देखिए 8802224970 पर, ठीक है, इस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा शेड्यूल, पूरा सिलेबस आपका और टारगेट आपको एसएससी और दिल्ली पुलिस पर टारगेट ऑफलाइन बैच चल रहा है हमारा, आप जुड़ सकते हो इससे और अपनी सफलता में हमारा अपना एक तरीके से मुकाम हासिल कर सकते हो। और मैं फिर से बता रहा हूं 8000 के लगभग आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो प्लीज सितंबर में वैकेंसी आ जाएंगी, आप अभी से जुड़ जाइए, तैयारी कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, ताकि आपका जो एक वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके। और उसका हमारी तरफ से किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिएगा तो हम आप कमेंट करके बता सकते हो, फोन कर सकते हो, हम आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल, ठीक है। The Constitution Assembly, the part was the part of the Constitution Assembly to the framework Constitution of India। तो पटेल जी पूरा का पूरा संविधान बनाने में भी, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमवर्क करते हैं उनमें भी तैयार करते हैं। द पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, किसकी था चेयरमैन होता है, माइनॉरिटीज के चेयरमैन होते हैं कमेटी के, एंड द ट्राइबल्स पूरे के जनजाति जो एक्सक्लूडेड द एरियाज, जितने भी एक्सक्लूडेड एरियाज है उनका फंडामेंटल राइट्स। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स थे 1946 के टाइम या 47 के टाइम में, ठीक है, और बाद में कितने हैं, अब फिलहाल कितने हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं भाई, आप बता सकते हो कमेंट करके। एट प्रेजेंट कितने हैं आप बताना कमेंट करके प्लीज। फंडामेंटल राइट्स एक दो मैं बता देता हूं आपको, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, इस प्रकार से ये सब, ठीक है। अब भाई 1947 में द इंडियन गोज टू फ्रीडम एंड द सरदार पटेल बिकम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो ये भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, उनके पास और भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का डिपार्टमेंट भी होता है। ही वाज इन द चार्ज ऑफ द होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कौन कौन सा, ये एक बार होम मिनिस्टर का ना आगे ये पूछ लिया गया था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके पास थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास तो सिर्फ होम मिनिस्ट्री थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आप देखिए ब्रॉडकास्टिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट्स, एंड ही वाज एन गिवन द टास्क ऑफ द, और जो सबसे मेन टास्क था, जो हम बात करते 565 या 562 प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन इनको इकट्ठा किया था भारत को, एंड इट बिकम ऑफ दीज द स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। और इन सारे स्टेप्स की वजह से, इन पूरे के पूरे स्टेप की वजह से क्या इनको क्या कहा जाता है, हमने जब स्टार्टिंग किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल में, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे महान लीडर को भाई हम बार बार नमन करते हैं। आज से 15 अगस्त, है ना, 77 सेलिब्रेशन कर रहे हैं 76 के बाद अपना 77 15 अगस्त को। तो आपका भी प्लीज ज्यादा से ज्यादा आपका योगदान रहे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए क्लासेस को। द स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं। भाई मोदी गवर्नमेंट जब आती है तो देखो काफी लोगों ने कमेंट किया था ये कि भाई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं स्टैचू। भाई उन्होंने तो पूरा भारत ही बनाकर दे दिया, आपको एक करके दिया है। नहीं अपना हाल कैसा होता अफ्रीका का, जैसा देखा ना छोटे छोटे कंट्रियां, आपको बेंगलोर से और यदि दिल्ली जाना पड़ता है, या दिल्ली से आपको कहीं और अदर स्टेट में ज्यादा हैदराबाद जाना पड़ता, तो आप क्या लेके जाते हैं, पासपोर्ट लेके जाते। तो ऐसा हाल हो जाता भाई। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जितना हम इनके बारे में बताएं आपको, या जितना ज्यादा से ज्यादा आपको पता चले इनके बारे में किसी भी माध्यम से, तो ये जरूरी भी है अपने देश के जो क्रांतिकारी हैं इनके बारे। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। बहुत बड़ा योगदान कहूंगा मैं मोदी जी का इसमें। तो भाई मोदी जी आप तो हमें इनके बारे में, या हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी टीम है इंडिया के, भारत के लोगों के बारे में, और इतनी बड़ी स्टैचू, द वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट स्टैचू बनाने के लिए आपका भी बहुत बहुत, मोदी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम इसके बाद।
though it wasn't dedicated the 143 anniversary of the Sardar Vallabhbhai Patel, the birth 31st October 2000. The Statue of Unity is the world highest statue. और भाई इसका जो हाइट है वो कितना है, वो पूरा पूरा का पूरा जो हाइट है वो कितना है, हाईएस्ट 182 मीटर, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो, देखिए भाई ये पूरा का पूरा सरदार जी का स्टैचू है, 182 है, द टालेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा। एंड द स्टैंड्स द 23 मीटर्स टॉलर देन द चाइनाज में जो स्प्रिंग टेंपल है आपका, बुद्धा टेंपल है उसमें, द मोमेंट एंड द ट्वाइस किससे भाई, यूनाइटेड स्टेट में क्या है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टीज है 93 मीटर्स की। उससे पहले हमें तो जब बचपन में हम पढ़ते थे तो हम किसके बारे में पढ़ते थे, ज्यादा स्टैचू ऑफ लिबर्टीज के बारे में पढ़ते थे ना, तो ये कितना होता था 93 मीटर। लिस्टेड इन द संघाई कोऑपरेशन एससीओ की मीटिंग में 2020 में इनको 8th वंडर में लिस्टेड कर दिया गया था, 8वें अजूबे के रूप में, किनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचूज, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा। उसके बाद हमने सभी दिखाया है आपको, स्प्रिंग टेंपल और स्टैचू ऑफ लिबर्टीज, ये सब। तो भाई आज ये पर्व जय हिंद जय भारत का पर्व, कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जय हिंद जय भारत, ठीक है। ये क्रांतिकारी मैं सेलेक्टिंग द हीरोज ऑफ द इंडिया के बारे में, भाई किस प्रकार से आजादी की लड़ाइयां लड़ी और आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इनके बारे में हमने थोड़ी बात की है कि हमारे जो लीडर हैं देश के, कि भाई आप भी मेरे साथ कह देखो भाई, हमेशा अपने देश का, अपने तिरंगे का सम्मान ऊंचा रहे, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने जान दी है, शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, तो आगे भी हम भी अपने देश के एकता के प्रति, अखंडता के प्रति बने रहें, बिल्कुल अपने देश के हर तरीके से, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि हर तरीके से सहयोग करो, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान न पहुंचाए, सभी एकता की भावना रखें, भाईचारे की भावना रखें और देश का, तिरंगे का, देश का सम्मान करें। और मैं फिर से कह रहा हूं, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जय हिंद जय भारत। और इस प्रकार से जय हिंद जय भारत का नारा करते हुए, देखिए भाई सरदार भगत सिंह के बारे में हमने बताया, यहाँ पर लक्ष्मीबाई, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब सभी ने पूरा का पूरा योगदान दिया है। और गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद के संग गिरजा, ठीक है, शांति प्रेम देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वथा। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयां, ठीक। और द स्कॉलर कैंपस जीएस विद कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर, आपका योगदान कि भाई आपने चैनल को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और जय हिंद जय भारत, स्कॉलर कैंपस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और फिर से आप स्वतंत्रता दिवस की आपको आर्थिक बधाई। जय हिंद जय भारत, बने रहिए स्कॉलर कैंपस के साथ। जय हिंद।